इसके बाद पीआईबी की न्यूज़ हम देख रहे हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। यहाँ पर बताया जा रहा है बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर नैनो कंपोजिट जो अपेक्षित आर्द्रता का पता लगाने के साथ ही पैक किए गए भोजन की ताजगी की निगरानी भी कर सकता है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नैनो कंपोजिट की बात हो रही है। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपेक्षित आर्द्रता आखिर होती क्या है। मान के चल लीजिए पार्टिकुलर आपने एक टेम्परेचर निर्धारित कर लिया है, ठीक है। 25 डिग्री का आपने एक टेम्परेचर निर्धारित कर लिया है। इस निर्धारित तापमान पर वायु के किसी आयतन में जितना भी जलवाष्प मौजूद है और उसी टेम्परेचर पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए जितनी आवश्यक जलवाष्प है उसको हम अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इसको हम हमेशा परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। और भी यदि दूसरी भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो मान के चल लीजिए एक 25 डिग्री का एक निश्चित टेम्परेचर है, ठीक है। तो इतनी आयतन वाली हवा की आर्द्रता सामर्थ्य, उसकी कितनी आर्द्रता सामर्थ्य है और उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा, वो कितनी उसकी कैपेसिटी है और उसमें कितनी वास्तविक रूप में आर्द्रता मौजूद है, नमी मौजूद है, इसको हम कहेंगे सापेक्ष आर्द्रता। इसी रेशो को, इसी अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता बोलते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें दो फायदे हो रहे हैं। एक तो हमें आपेक्षिक आर्द्रता का पता मिल जाएगा। सेकंड नंबर की बात, यदि भोजन की हमने पैकिंग करे हैं तो टाइम टाइम में आप उसकी निगरानी भी कर सकते हो। हमारी फूड इंडस्ट्री को पेट्रोलियम आधारित चीज़ जैसे कि प्लास्टिक, अब हम चाहते हैं कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें पैकेजिंग सामग्री के रूप में। तो जो पेट्रोलियम आधारित सामग्री है जैसे कि प्लास्टिक की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो कि जहरीली नहीं है, इसको हम बायोडिग्रेड कर सकें, मतलब इसको हम पुनः रीयूज़ कर सकें। यदि पर्यावरण में ये पड़ी रहती है तो ये पृथ्वी में मिल जाए, जहरीली ना हो। साथ ही साथ कम लागत वाली चीज़ चाहिए पॉलीथीन की स्थान पर। इसके अलावा हमें पर्यावरण अनुकूल सामग्री का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे रियल टाइम में भोजन की गुणवत्ता का पता लगाने और उसके बारे में सूचित करने के लिए स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सामग्री की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हो गया, स्मार्ट और सक्रिय पैकेजिंग सिस्टम खाद्य पैकेजिंग पर्यावरण के साथ संपर्क के दौरान होने वाले परिवर्तनों का भी संकेत देता है। जल्द खराब होने वाले पैक्ड पदार्थ आपेक्षिक आर्द्रता में परिवर्तन होने के बाद आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने स्मार्ट बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलिमर नैनो कंपोजिट का विकास किया है जो कि आपेक्षिक आर्द्रता का पता लगा सकता है। इसमें ग्वारगम एल्गीनेट को कार्बन डॉट्स मतलब नैनो मटेरियल के साथ हमने मिलाए हैं, मिक्सचर करे हैं और एक नैनो कंपोजिट फिल्म का निर्माण करा है। ग्वारगम है इसमें और एल्गीनेट, इन दोनों को कार्बन डॉट मतलब नैनो मटेरियल के साथ में आपने मिला दिए तीन चीज़ों को, इससे हमने बनाए हैं नैनो कंपोजिट फिल्म। इसका यूज़ हम कर सकते हैं आपेक्ष आर्द्रता का पता लगाने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये जो फिल्म डिस्कवर किए हैं आर्द्रता के खिलाफ प्रतिदीप्ति, जिसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, कि ऑन ऑफ तंत्र पर आधारित एक उत्कृष्ट स्मार्ट सेंसर भी लगा था। इन वैज्ञानिकों का शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स में प्रकाशित भी हुआ है। ये जो फिल्म है हाई ह्यूमिडिटी की उपस्थिति में फ्लोरेसेंस में चेंजेस को दिखाती है। इसीलिए विकसित की गई इन नैनो कंपोजिट फिल्म सिर्फ एक पराबैंगनी प्रकाश स्रोत का उपयोग करके पैक किए गए भोजन की ताजगी की निगरानी रख सकती है। खराब हुआ है कि नहीं हुआ है भोजन, हमारा इससे पता लगा सकते हैं। पिक्चर के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अल्ट्रा वायलेट टॉर्च है हमारे पास 2 ठो,
एक ये है और दूसरी ये है। ये फूड है जिसको डिब्बे में हमने पैक करके रख दिए हैं और इसमें भी पैक करके रख दिए हैं। यदि आप इसको ऑफ़ करते हो, बंद कर देते हो, तो इसका जो RH वैल्यू है वो 75% से ज़्यादा दिखाएगा, मतलब हाई ह्यूमिडिटी है। डैमेज्ड फूड डैमेज हो गया है। यदि आप PL को ऑन कर देते हो तो इससे जो RH है वो 30% से कम दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर लो ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब आपका जो फूड है वो फ्रेश है। इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है। एक छोटी सी न्यूज़ आई है, अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। इसकी स्थापना 2015 में वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बजट भाषण के अनुसार नीति आयोग के तहत की गई थी। ठीक है, हाल ही में ये न्यूज़ में रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मार्च 2023 तक कंटिन्यू रखने की बात कही थी। तो इसके अंतर्गत जो बेसिक जानकारी उसको हम देख लेते हैं। भारत सरकार चाहती है कि हमारे देश में इनोवेशन को हम बढ़ावा दें। इसके लिए नीति आयोग के कार्यक्रम अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल समुदाय नवाचार केंद्र की कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई थी। अटल नवाचार मिशन क्या है? ये मिशन देश में इनोवेशन और उद्यमिता मतलब आप रोजगार देने वाले बने, आप बिजनेस करने वाले बने, उसको उद्यमिता बोलते हैं। नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। इस मिशन का उद्देश्य है देश में इनोवेशन सिस्टम पर नज़र रखना और इनोवेशन परितंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। इसके लिए एक छत्र या फिर बृहद संरचना को बनाना, ताकि कई कार्यक्रमों के जरिए समूचे नवाचार पर विशिष्ट छाप हम छोड़ सकें। अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज, इसके जो अन्वेषक हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर इस पर जो काम करने वाले लोग हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंट्रल का सृजन करने के साथ, निर्माण करने के साथ साथ पहले से ही स्थापित जो इंक्यूबेशन केंद्र हैं इनको हेल्प करती है, ताकि नवाचारों के बाज़ार में उपलब्धि हो सके। ठीक है, इससे जो जुड़े उद्यम हैं उनकी स्थापना सुनिश्चित हो सके। द हिंदू की पहली खबर हम देख रहे हैं, ईडी का जो चीफ होता है उसके टेन्योर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स मांगा है। एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जो कि चैलेंज कर रही थी पीस मील टेन्योर को लेकर के जो गवर्नमेंट की सोच है वो गलत है, ऐसा एक पिटीशन याचिका दायर की गई थी, ऐसा कहना है इस पिटीशन में। तो इसकी सुनवाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद द हिंदू की सेकंड वाली खबर हम देखने वाले हैं पेलोसी से संबंधित। ताइवान पर इनकी जो विजिट है इससे चाइना खुश नहीं है। ठीक है, चाइना यूएस को एकदम आड़े हाथों ले रहा है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। बीजिंग इसकी पूरी आलोचना करता है, इसको वो कह रहा है कि पॉलिटिकल उकसावा है ये कुल मिलाकर के, और ये टारगेटेड मिलिट्री काउंटर मेजर्स के रूप में अपनाना चाहता है। चाइना ने इस विजिट को कंडेम किया है, आलोचना करी है तीखे शब्दों में। ये जो विजिट है उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है, राजनीतिक उकसावा जिसको कहा जाता है, और इनका कहना है कि ये लॉन्च करेगा टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन एज ए काउंटर मेजर। क्योंकि बात यहाँ तक हो गई है, बीजिंग ने ट्यूसडे के दिन स्क्रैम्बल्ड किया था मतलब जो Su-35 फाइटर्स है ना, उनको लेकर के ये बात करी जा रही कि चाइना ने Su-35 फाइटर को लेकर के क्या अपना स्टैंड रखा है। Su-35 के माध्यम से ये अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है। कहाँ पर? ताइवान स्ट्रेट, ताइवान की जो खाड़ी है वहाँ पर। ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कई सारे जो ताइवानीज एक्सपोर्टर हैं उनके ऊपर। इसके अलावा अनाउंसमेंट किया गया था लाइव फायर ड्रिल्स की। ठीक है,
लाइव फायर अभ्यास भी यहाँ पर किया जाएगा। टू बी हेल्ड इन 6 रीजन नियर द आइलैंड ऑफ ताइवान फ्रॉम थर्सडे टू संडे। गुरुवार से लेकर के संडे के दौरान यहाँ पर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी चाइना करने वाला है। चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये जो है हाई अलर्ट पर हो गया है, जबकि जो PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इट विल होल्ड जॉइंट सी एंड एयर एक्सरसाइज। ये समुद्री और वायु दोनों प्रकार की एक्सरसाइज का आयोजन करने वाला है इन द सी एंड एयर स्पेस ऑफ द नॉर्दर्न, साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न ताइवान एंड आल्सो कैरी आउट मिसाइल टेस्ट। मतलब कि पूरी तरह से ये तैयार हो गया है। अब अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अलकायदा के चीफ से रिलेटेड। ठीक है, अमेरिका की एक स्ट्राइक की गई थी ड्रोन के माध्यम से, इसको काबुल में मार गिराया गया है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है 9/11 का जो अटैक हुआ था अमेरिका में वो इसका मास्टरमाइंड था। तो अल जवाहरी कौन है इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है, अयमान अल जवाहरी ये लीडर था अलकायदा का जिसकी डेथ हो गई थी इन ए US ड्रोन स्ट्राइक इन काबुल। जवाहरी का जन्म हुआ था 19 जून 1951 में। कहाँ पर? कायरो सबरब्स में, कायरो में इसका जन्म हुआ था। ये इंस्पायर्ड हुआ था किससे? रेडिकल राइटिंग्स ऑफ इजिप्टियन इस्लामिस्ट सैयद कुतुब से ये प्रभावित हुआ था। उसी से इस प्रकार की एक कदम उठा रहा था, जो बिलीव करता था रिप्लेसिंग द इनफिडल अरब रिजीम विद द इस्लामिक रूल। अरब रिजीम को इस्लामिक रूल में चेंज करना है, ऐसा इनका कहना था। फिर जवाहरी क्या बन गया? एक सर्जन बन गया था 1970 के दशक में। एंड ही आल्सो बिकेम एक्टिव इन मिलिटेंट सर्किल। राइट हैंड मैन माना जाता था ओसामा बिन लादेन का। ठीक है, इसने हेल्प किया था कोऑर्डिनेटेड द 9/11 अटैक इन US दैट किल्ड नियरली 3000 पीपल। तो ओसामा बिन लादेन का इसने काफ़ी सहयोग किया था, जिससे 9/11 का अटैक हुआ, लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी। अब जब लादेन की डेथ हो जाती है तो ये अलकायदा का लीडर बन जाता है। इस प्रकार से इसकी हिस्ट्री बताई जाती है। तो काबुल में हाल ही में एक ड्रोन के माध्यम से इसको अमेरिका ने मारकर गिरा दिया है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा स्कीम के संबंध में। मनरेगा के बारे में आप सभी जानते हैं। मनरेगा स्कीम मतलब है कानून की गारंटी देना। ठीक है, गांव के जो लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको ये काम की गारंटी प्रोवाइड करता है। मान के चलो यदि आप बेरोज़गार हो, गांव में रहते हो, आपने ग्राम पंचायत में जाकर के काम की डिमांड करी है, आपको जॉब कार्ड दे दिया गया है, लेकिन 15 दिन के भीतर में आपको काम नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट आपको महंगाई का भत्ता देगी। इस प्रकार से कानून की गारंटी लेकर आया था मनरेगा। बहुत सारे इसके फ़ायदे थे और बहुत सारी इसकी आज भी कमियां हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा है 4 स्टेट ऐसे हैं साउथ के जो कि टॉप करे हैं मनरेगा फंड का मिसयूज़ करने को लेकर के। 4 साउथ वाले स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। ठीक है, इन्होंने रिपोर्टेड किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिसप्रपोर्शनेट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। किस प्रकार से पैसे का मिसयूज़ हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक है, बता रही हैं कि टोटल 4.92 लाख केस रिपोर्टेड किए गए थे अक्रॉस द कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर 1.59 लाख केसेस ऑफ फाइनेंशियल मिसप्रपोर्शनेशन हमें देखने को मिले हैं।
मतलब गबन हुआ है यहाँ पर। इसके बाद कर्नाटक 59,290 केसेस हैं, तेलंगाना में 40,562 केसेस हैं। ऐसा मिनिस्टर ने इन्फॉर्मेशन दिया था पार्लियामेंट में लिखित में जब उनसे क्वेश्चन किया गया था। आगे उन्होंने क्या कहा, इन्होंने करस्पॉन्डिंग दिया था गबन को लेकर के। जून के महीने में 333 करोड़ रुपए का गबन किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, 246 करोड़ रुपए तमिलनाडु, 184 करोड़ रुपए कर्नाटक और 83 करोड़ रुपया तेलंगाना के द्वारा मिसयूज़ किया गया। टोटल नंबर ऑफ डिसाइडेड केसेस इन 4 स्टेट। आंध्र प्रदेश ने अकाउंट किया था 1.11 लाख, तमिलनाडु ने 1.23 लाख, कर्नाटका में 38,000 और तेलंगाना ने 40,000 केसेस। सरकार इसको रोकने के लिए कंटिन्यू उपाय भी कर रही है। मिनिस्टर ने इन्फॉर्मेशन दिया था पार्लियामेंट में कि मिनिस्ट्री ने इनिशिएट किया है, कुछ स्टेप उठाए हैं ताकि हम स्ट्रेंथन करें सोशल ऑडिट सिस्टम मनरेगा का। ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड ठीक है इशू कर दिए गए हैं। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को एडवाइस दिया गया है कि वो इस्टेब्लिश करें इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट को। इसके अलावा इनको कंडक्ट कराना है सोशल ऑडिट एज पर ऑडिट ऑफ स्कीम रूल 2011। इसके अलावा ट्रेनिंग भी है विलेज रिसोर्सेज पर्सन्स की ताकि कंडक्ट किया जा सके सोशल ऑडिट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मालदीव और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, मालदीव ने ट्यूसडे के दिन साइन किया है एक साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट इंडिया के साथ में। ठीक है, दोनों ही देश ने अफर्म किया है कि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है हम इसको मजबूत करेंगे। टाइज टू टेक ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड टेररिज्म। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में जो क्राइम्स हो रहे हैं, टेररिज्म फैल रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, उसको रोकने के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम ईबू इन्होंने इंडिया के साथ में 6 एग्रीमेंट तय किए हैं। इन्होंने एक्सप्रेस किया था ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त किया था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया ने हेल्प किया था, एक्सटेंड किया था ताकि मालदीव लड़ाई लड़ सके कोविड-19 पेंडेमिक से। इसके अलावा इन्होंने प्रोवाइड किया था एक लैंडिंग क्राफ्ट एंड यूटिलिटी व्हीकल, किसको, मालदीव की जो नेशनल डिफेंस फोर्स है उसको। एक MOU भी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया गया है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ताकि प्रमोट किया जा सके क्लोजर कोऑपरेशन को। इसके साथ साथ में एक्सचेंज किया जाएगा इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी से। ऐसा कहना है हमारे डोमेस्टिक लॉज का, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड ऑन इक्वालिटी, रेसिप्रोसिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो भारत और मालदीव के संबंध के बारे में यहाँ बात बताई गई है। रेसिप्रोसिटी मतलब होता है पारस्परिक। अब उसके पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर सोलीह ने पार्टिसिपेट किया था रिमोटली इन पोरिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेटली माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ठीक है, पोरिंग का मतलब होता है डालना। यहाँ पर मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी काम चालू कर दिया गया था जिसका नाम रखा गया है ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इसमें इंक्लूड किया गया है 6.74 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा। इसके साथ साथ में द काजवे मतलब जो पक्की सड़क है ये लिंक करेगी कैपिटल माले को किसके साथ में, नेबरिंग आइलैंड के साथ में। लगभग $500 मिलियन का प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी फाइनेंसिंग की गई है इंडिया के द्वारा। इंडिया ने ट्यूसडे के दिन एक्सटेंड कर दिया है $100 मिलियन का न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट को। ठीक है, ताकि फाइनेंस किया जा सके इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मालदीव ने। अब मालदीव की तरफ से इंडिया को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है।
मालदीव इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है। मालदीव इंडिया रिलेशन गोज़ बियॉन्ड डिप्लोमेसी, ये केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन तक सीमित नहीं है। हमारी वैल्यू, हमारा कल्चर, हमारे जो हिस्टोरीज़ हैं, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है, और मेकिंग करते हैं इसको ट्रेडिशनल रिलेशनशिप। इंडिया ने मालदीव को कुछ चीज़ें दी हैं ताकि स्ट्रेंथ कर सके मालदीव की मैरीटाइम कैपेसिटी को। इंडिया ने अनाउंस किया था कि हम गिफ्ट करेंगे सेकंड लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट, किसको? मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स को। मिस्टर सोलिह ने थैंक किया इंडिया का, क्योंकि इंडिया गिफ्ट कर रहा है 24 यूटिलिटी व्हीकल यहाँ की नेशनल डिफेंस फोर्स को। मालदीव पहला ही ऐसा रेसिपेंट्स माना जा रहा है, पहला ही ऐसा लेने वाला बन गया है कोविशील्ड वैक्सीन का, जिसको प्रोड्यूस किया गया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ में द विजिटिंग डिग्निटरी एक्नॉलेज द सपोर्ट दैट हिज कंट्री रिसीव्ड इन कॉम्बैटिंग द पेंडेमिक फ्रॉम इंडिया। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल से संबंधित। इसको लोकसभा की अनुमति मिल गई है, लोकसभा के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया है। अब इसको राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा में भी पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास इसको भेजा जाएगा। यदि राष्ट्रपति इस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं तो फिर ये कानून बन जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल आखिर है क्या? इसके अंतर्गत गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है, यदि आप पर्यावरण को, वाइल्ड लाइफ को कोई छोटा मोटा नुकसान पहुंचा रहे हो तो इसके लिए आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप एक काम करिए, थोड़ी बहुत फाइन भर दीजिए और आप निकल जाइए। बहुत सारे केसेस आज के टाइम में पेंडिंग हैं, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड लग जाता है एक केस को सॉल्व करने में हमारे देश में। एक फ़ायदा सरकार को ये होगा कि उसके पास जो लंबी लिस्ट है केसेस की वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, वो उसमें से नाम में कटौती हो जाएगी, मतलब कि इसको जल्दी जल्दी हैंडल गवर्नमेंट कर पाएगी। बस फाइन लगाना है और छोड़ देना है। लेकिन यदि आप वाइल्ड लाइफ को, जानवरों को कुछ ज़्यादा इंजरी पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो इस दौरान आपको जेल हो सकता है। दूसरी बात यह है, इसमें फ़ाइन को बढ़ा दिया गया है। पहले फ़ाइन यदि 100 रुपये थी तो आज के टाइम में 100 रुपये से ज़्यादा आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है इस बिल में, वो बात क्या है, ठीक है, भारत का जो नियम कानून है, भारत का जो लॉ है, वो किसके अनुकूल होना चाहिए? वो सिटीज़ के अनुकूल होना चाहिए। मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्यूना एंड फ्लोरा। इसके अलावा बताया जा रहा है लगभग 50 अमेंडमेंट किए गए हैं इस एक्ट में जो कि प्रपोज किया गया था। अब सिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि सिटीज़ के अंतर्गत सिग्नेचर किए गए थे वाशिंगटन डीसी में 3 मार्च 1973 के। उसके बाद 1979 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं ताकि ट्रेड किया जा सके प्लांट का, एनिमल की स्पेसिमेंस का विथ अदर गवर्नमेंट। भारत की गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ में व्यापार कर सकती है, किसका? एनिमल का और प्लांट का, विदाउट थ्रेटनिंग द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि वो सर्वाइव कर सके, सर्वाइव पर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल विच वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा इन 2021 विंटर सीजन में इसको पहली बार लाया गया था। इसको सेंड कर दिए थे स्टैंडिंग कमेटी में ताकि डिस्कशन किया जा सके और अमेंडमेंट किया जा सके। फॉलोइंग 4 मंथ्स ऑफ द डेलिब्रेशन, 4 महीने तक इसमें डेलिब्रेशन होते रहा। कब? अप्रैल में। कमेटी ने सबमिट करी थी अपनी रिपोर्ट को और प्रपोज कर दी थी बिल को। तो ये है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। और ये जो है, मैं जो चीज़ बताया था अभी आपको पहले, वो पर्यावरण प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। अब सीधे हम चलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल की तरफ और पहला एडिटोरियल देखेंगे हम फ्री बाइस से रिलेटेड। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने
एक भाषण दिया था। उस भाषण में नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसी गवर्नमेंट को टारगेट किया गया था जैसे कि केजरीवाल के यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की गवर्नमेंट है और आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पर उनकी एक छत्र सरकार चल रही है। उनको वहाँ हराना बहुत कठिन काम है अदर पार्टीज़ का। केजरीवाल फ्री बस चला रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, इस प्रकार की बहुत सारी फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ऊपर तंज कसा था और कहा था ये जो फ्री की रबड़ी लोग बांट रहे हैं उनसे आप दूर रहिए। ऐसी कुछ बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई थी। तो फ्री बाइस का जो इशू है उसके सेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर जो वेलफेयर स्कीम है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं कि ह्यूमन का विकास हो सके, इसके आउटकम को इम्प्रूव करती हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन की ग्रोथ है उसको बढ़ावा देती हैं। अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं मानव विकास परिणामों में सुधार करने में योगदान कर रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च विकास भी होता है। क्या क्या चिंताएं जाहिर की गई हैं फ्री बाइस को लेकर के, मुफ्त की चीज़ों को लेकर के इंडियन पॉलिटिक्स में? हाल ही में इस पर ध्यान दिया गया था हमारा जो हाईएस्ट ऑफिसर्स है हमारे देश के कंट्री में उसके द्वारा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? युवा लोगों को वार्निंग दी थी कि आप जो ये रेवड़ी कल्चर है इससे दूर रहिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत वोटर को प्रॉमिस किया जाता है मुफ्त की चीज़ें देने के लिए, ठीक है। उन्होंने कुल मिलाकर के हमला बोला था अपोजिशन की पार्टीज़ को जो कि ऑफ़र करती हैं फ्री बाइस को, मतलब मुफ्त की चीज़ों को। इसके अलावा कहा था दिस वाज डेंजरस एंड हार्मफुल टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत ख़तरनाक है, ऐसा नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था। इसके बाद कुछ याचिकाएं बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि सरकारें, मतलब खास करके अपोजिशन वाली जो पार्टी की सरकारें हैं, खुद तो कर्जे में डूबी हुई हैं और दूसरी तरफ लोगों को चुनाव के दौरान झूठे झूठे वादे करके, मुफ्त की चीज़ें देने के वादे करके उनसे वोट हासिल करती हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने इस पर केंद्र सरकार को कहा था कि आप जो है एक्शन लीजिए। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया था ये जो फाइनेंस कमीशन है ना, वो इन्वॉल्व हो सकता है इस मैटर में और सॉल्यूशन के लिए प्रपोज़ल दे सकता है। प्रपोज़ल इस प्रकार का हो सकता है कि यदि उसको लग रहा है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और ये फ्री की चीज़ें बांट रहा है, तो एक काम करो, इसको इसके हिस्से में जो टैक्स आ रहा है ना उसको कम कर दो। ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्री बाइस के अंतर्गत आखिर आएगी क्या क्या चीज़, और आ भी रही है वो चीज़। तो नॉर्मली हम देख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराने समय से भी ये प्रथा चली आ रही है कि इलेक्शन में चुनाव की पार्टियां आपको मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें देने का वादा करती हैं और आपसे वोट हासिल कर लेती हैं। तो हमें हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि आखिर ये मुफ्त की चीज़ें हैं क्या? फ्री बाइज आखिर आप किसको कहोगे? विथ ए नंबर ऑफ द सर्विस that government provides to meet its constitutional obligation towards citizens also being clubbed in this category। जबकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका संविधान में उल्लेख किया है कि सरकार का ये भी दायित्व है कि वो गरीबों को मुफ्त में कुछ कुछ चीज़ें प्रोवाइड करे, तो वो चीज़ भी फ्री बाइस के अंतर्गत चली जाती है। आलोचना की यदि हम बात कर लें तो बेसिक आर्गूमेंट क्या कहा जाता है? यदि आप किसी को मुफ्त में कोई चीज़ दे रहे हो, गरीब लोगों को मुफ्त में चीज़ दे रहे हो, या फिर आप किसानों का कर्ज माफ़ कर दे रहे हो, तो ये इसका मतलब है आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो। आपके पास जो रुपया पैसा है आप उसको बर्बाद कर रहे हो।
ठीक है। प्लेस ए बर्डन ऑन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फिजिकल रिसोर्सेज, ऑलरेडी आपके राज्य सरकार में आप कर्जे में चल रहे हो, ऊपर से आप इस प्रकार से यदि बांट रहे हो फ्री की चीज़ें, तो कुल मिलाकर के आप अपने राजस्व में बोझ डाल रहे हो। अब इस प्रकार का जो डिस्कशन है प्रीबाइस में न केवल इंक्लूड किया जाता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाट में बी कंसिडर्ड क्लब गुड्स, इसको हम क्लब गुड्स के कैटेगरी में डाल रहे हैं। जैसे कि कोई कह रहा है कि हम फ्री टीवी देंगे, कोई कह रहा है हम गोल्ड की चेन बांटेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत वेलफेयर वाली स्कीम भी आ जाती हैं, जैसे कि फ्री राशन बांटना, राशन में सब्सिडी दे करके बांटना। जैसे कि मार्केट में 30 रुपये किलो गेहूँ खरीदोगे तो राशन की दुकान में आपको 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो या फिर इस प्रकार से सस्ती दर में राशन मिल जाएगा। तो ये सब भी फ्री बाइस के अंतर्गत आ जाता है। तो पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत फ्री राशन या फिर सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है, तो वो भी फ्री बाई में चला गया है। यदि आप किसी को पका हुआ खाना दे रहे हो मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, वो भी फ्री की रबड़ी है। इसके अलावा आंगनवाड़ी में यदि आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो भी इसी के अंतर्गत चलेगा। और तो और आप जो काम प्रोवाइड कर रहे हो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत, ये भी कहाँ चला गया है, फ्री बाइस में चला गया। अब आ जाता है फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन। बट कैन दिस एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट बी कंसिडर्ड फ्री डिवाइस, तो क्या गवर्नमेंट इस प्रकार के खर्चे को फ्री बाइस के रूप में कंसिडर करेगी? एज मैनी कमेंटेटर्स सीम टू डू। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था पैंडेमिक के दौरान, ठीक है, जिसमें जो लाइव्स हैं एकदम सदमा से ग्रस्त हो गई थी और उनकी जो लाइवलीहुड थी वो एकदम ख़त्म हो गई थी। और गोडाउन ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैव ओवर 100 मिलियन टन ऑफ राइस एंड व्हीट। उस टाइम में जब आपने फ्री में चीज़ें दिए, अनाज दिए, गेहूं दिए, चावल दिए, तो फ्री बाइस थी कि नहीं थी, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा। प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा मेंबर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इन्होंने रिपीटेडली कैंपेन चलाए थे किसके बारे में? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है विश्व का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। इसका तो बहुत प्रचार प्रसार किया गया था जोर तोर से। ये किसके माध्यम से करे थे हमने? हम दे रहे थे फ्री फूड ग्रेन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर से। अब ये जो स्कीम थी PMGKAY, संभवतः कुछ जो लोग थे वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सके थे। इफ़ एनीथिंग, आप ये तो ज़रूर कह सकते हो कि PMGKY योजना का जो कवरेज था, इसके कवरेज को एक्सपेंड करने की ज़रूरत थी। आप जो है नॉन कास्ट राशन कार्ड होल्डर को आप इसमें इंक्लूड कर सकते थे, एज देयर आर मैनी हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम राशन लिस्ट बट आर इन नीड ऑफ द सब्सिडीज और फ्री फूड ग्रेन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड में जिनका नाम अभी तक जुड़ा नहीं है, लेकिन वो वास्तव में उनको ज़रूरत है अन्न की, तो उसको आप कैसे करके दोगे? एक काम करिए, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है आप उनको भी ये सुविधा दे दीजिए। जब कोरोना नहीं आया था, कुछ स्टडीज़ करी गई थी, ठीक है, जिससे ये पता चला था कि ये जो PDS सिस्टम है इससे गरीबी में काफ़ी रिडक्शन हुआ है। सब्सिडी वाला जो अनाज होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है PDS सिस्टम के अंतर्गत, न केवल ये कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे देश की बेसिक फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा इंश्योर हो जाए, इसके साथ साथ में ये काम करता है एज एन इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित इनकम ट्रांसफ़र पुअर से एफोर्ड कमोडिटीज़, जो गरीब लोग हैं कमोडिटी का फ़ायदा उठा सकें, दैट दे अदरवाइज कुड नॉट, इसके बिना वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो गरीब लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। PDS एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारे देश में
जहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट किया जाता है एमएसपी के अंतर्गत, इज़ वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सपोर्ट टू फार्मर। एक फ़ायदे वाली बात ये भी हो जाती है कि गवर्नमेंट एमएसपी दे देती है किनको, किसानों को, पीडीएस के अंतर्गत। किसानों से एमएसपी में वो अनाज खरीदेगी, फिर इसको एफसीआई के जो गोडाउन है यहाँ पर वो स्टोरेज करके रखेगी, फिर इस माल को वो गरीब लोगों को बांट देती है राशन की दुकान के माध्यम से कम दाम में, या फिर इसको फ्री भी देती है। अब जो पीडीएस प्रणाली है ये अलाउ करती है फूड ग्रेन को कि ये अवेलेबल हो सके चीप रेट में, सस्ते दामों तक इसको पहुंचाना कंज्यूमर लेवल पर, और इसमें आपको ये भी इंश्योर करना है कि किसानों को भी आप अच्छी खासी रकम दे रहे हैं, सही रेट दे रहे हो, और लोगों को कम दाम में आप अनाज अवेलेबल करा रहे हैं। पीडीएस कवरेज और मनरेगा की बात करी जाती है। लगभग जब 2000 सन चल रहा था तो उसके बाद उसके मिड वाले में टाइम में आप देख लीजिए, पीडीएस इंक्रीजिंगली बिकम ए पॉलिटिकल इशू। उस टाइम में पीडीएस एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक्सपांड कर रहे थे कवरेज को, इसके अलावा रिड्यूस कर रहे थे प्राइस को। केंद्र सरकार इतने में दे रही है, हम आपको उससे भी कम में राशन अवेलेबल कराएंगे। सरकार आपको दे रही है चावल और गेहूं, हम आपको दाल देंगे, चना देंगे, मक्का देंगे और अंडे भी देंगे। इस प्रकार से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। और बात यदि आ जाए लोअर प्राइस का, पीडीएस स्कीम के अंतर्गत चुनाव के टाइम में ये घोषणा करी जाती थी कि हम अपने आप को जो है प्राइस कम करके देंगे। साउदर्न स्टेट में ये एग्जाम्पल हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। इस प्रकार के जो इनिशिएटिव इंक्लूडेड क्या है इसमें, पोल प्रोमिसेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग मिड टू लेट 2000 के टाइम में जो चुनाव हो रहे थे उस टाइम में इसी प्रकार के वादे किए गए थे। और फिर 2009 के जनरल इलेक्शन में भी हम यही सब देख रहे थे। अब इससे क्या हुआ, इससे हुआ NFSA एक्ट। इसको पास करना पड़ा था पार्लियामेंट के द्वारा 2013 में। अब हो सकता है इसमें कुछ शॉर्टकमिंग हो, आप इस बात से तो मना नहीं कर सकते हैं कि PMJKAY और एंड द सपोर्ट दैट इट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, इस योजना ने जो सपोर्ट प्रोवाइड करी थी कोरोना के दौरान में, ठीक है, ये काम इम्पॉसिबल था। इट हैड नॉट बीन फॉर द NFSA विच एक्सपांडेड द कवरेज ऑफ PDS टू अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। आप देख रहे हैं NFSA अकेले से कुछ नहीं हो सकता था, इसी के चलते चलते तो गवर्नमेंट ने PMJKAY को लॉन्च करी थी। देखिए, हालांकि इसमें फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें कमियां भी थी। जो राशन कार्ड था ना, इसमें हाई एरर हम देखने को मिल रही थी। किसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुअर। मेरा राशन कार्ड है तो इसमें आइडेंटिफिकेशन को लेकर के एरर आ रही थी, ठीक है। जब वेरिफिकेशन किया जाता, जब आपको अनाज दिया जाएगा तो उस टाइम में इसमें कई प्रकार की एरर आई थी। इसके चलते चलते भी लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे। अब आप एक काम करिए, कवरेज को एक्सपांस कर दीजिए, ठीक है, एरर को एक्सक्लूजन कर दीजिए, हैव ऑटोमेटिकली रिड्यूस ऑल दाउ नॉट एंटायरली एलिमिनेटेड। कुछ कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने समस्या को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फिर बाद में मुद्दा उठा था कि यूनिवर्सल राशन कार्ड होना चाहिए। यदि मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जाता हूं कमाई करने के लिए, तो मेरा राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में भी मान्य रहेगा, यहाँ की राशन की दुकान मुझे अन्न दे देगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं चलता था। मध्य प्रदेश में यदि मैं का निवासी हूँ तो मुझे मध्य प्रदेश की ही राशन शॉप में अनाज मिलेगा। यदि मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ तो यहाँ वो राशन कार्ड काम नहीं करेगा। इसके अलावा भी कुछ और स्कीम है, ठीक है, जिससे
स्टेट का जो बर्डन है वो और ज़्यादा बढ़ गया है यदि वो किसी प्रकार की सब्सिडी देता है तो। ये कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ द पीपल, ताकि उसको न्यूट्रिशन मिल सके, काम मिल सके, इसेंशियली राइट टू द लाइफ विथ डिग्निटी। एग्जाम्पल के तौर पर मनरेगा की बात करी जाती है। ये एक और ऐसी स्कीम है जो कि लाइफलाइन मानी जाती है कोरोना के टाइम में और उसके पहले से ही। एट ए टाइम व्हेन देयर आर फ्यू अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर्किंग अंडर मनरेगा कैन गारंटी सम एसर्ड वेजेस। उस दौरान आप सोचिए, शहर में काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, लोगों को निकाल दिया गया है, उस समय में मनरेगा ने लोगों को किस प्रकार से सपोर्ट किया था। इसीलिए इसको तो हम लाइफलाइन बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिड डे मील स्कीम थी स्कूल में जिसको चलाया गया था, ये कंट्रीब्यूट करती है, इससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट होता है। पहले कक्षा पहली में 5 बच्चे दाखिल हो रहे थे, आज के टाइम में ऐसा 10 बच्चे दाखिल हो रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में पका हुआ खाना मिलता है, पेट भर भोजन मिल रहा है, इसलिए लोग स्कूल में दाखिला करवा लेते हैं। सेकेंड नंबर की बात यह है, भूखमरी से निजात पाने के लिए भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब कुछ और स्कीम को आप देख लीजिए, जैसे कि ओल्ड एज, सिंगल वुमेन एंड डिसेबल्ड पेंशन स्कीम। जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं उनको पेंशन देना, सिंगल वुमेन है उनको पेंशन देना, और यदि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उनको पेंशन देना। इसी के साथ साथ में कम्युनिटी किचन चलाए जाते हैं शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा फ्री यूनिफॉर्म का वितरण करना, टेक्स्ट बुक फ्री देना बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में। इसके अलावा फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्ले ए क्रिटिकल रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। समाज में आपको कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? ये सारी चीज़ों के माध्यम से। इसके साथ साथ में आप एक्सेस कर पाते हैं बेसिक एंटाइटलमेंट हमारे देश में। फैक्ट वाली बात ऐसी है कि ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनमें आपको एक्सपांसन करने की ज़रूरत है, कवरेज को एलोकेशन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को, एलोंग विथ पुटिंग इन प्लेस मैकेनिज्म फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन ग्रीवांस रेड्रेस। यहाँ पर एक आलोचना इस बात को लेकर के हो रही है कि 1 लाख करोड़ रुपया का जो रेवेन्यू है उसको आपने क्या कर दिए हो, भूल गए हो, समाप्त कर दिए हो सालाना, एज ए रिजल्ट ऑफ मेजर टैक्स इंसेंटिव फॉर कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स। आपने कॉरपोरेट टैक्स पेयर्स के ऊपर टैक्स में कटौती कर दिया, उनको इंसेंटिव दे दिया। ऐसे करके आप सालाना 1 लाख करोड़ रुपया का रेवेन्यू लॉस कर रहे हो, तो क्या ये फ्री की रबड़ी नहीं हुई? सेकेंड नंबर की बात यह है, आप यदि सभी प्रकार के टैक्स एग्जेम्पशन को देखते हो, कंसेशन को मिला दो, इंक्लूडिंग ऑन फॉरेन ट्रेड एंड पर्सनल इनकम टैक्सेस, रिवेन्यू फॉर गेन हो जाएगा आपका सालाना 5 लाख करोड़ रुपया का। अब आप सोच लीजिए, गरीबों को आप कितनी चीज़ें फ्री में दे रहे हो और जो अमीर लोग हैं उनको जो आप फ्री में दे रहे हो उसकी वैल्यू कितनी है। Corporate tax rate have been reducing and budget documents show that in 2019-20 effective tax rate declined as profit increased। आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप एक काम करो, प्रॉफिट बढ़ा दो हम आपका टैक्स को घटा देंगे। इसके कई प्रकार के ऐसे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो कि फ्री बाइस के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन इनको सरकार नहीं कहती है कि ये फ्री की चीज़ें हैं। सच तो बात यह है कि जो स्मॉल अमाउंट्स गिवन टू द पुअर बाय ए सिस्टम, यदि आप थोड़ी सी मात्रा भी गरीब को दे रहे हो, ठीक है, तो उसको आप तो कहने लग जाओगे कि ये फ्री बाइस है, जबकि वो फ्री बाइस दैट द रिच गेट ऑल द टाइम थ्रू द लो टैक्स रेट एंड एग्जेम्पशन आर इंसेंटिव। आप इसको इंसेंटिव कह दे रहे हैं, इसको फ्री की रबड़ी आप नहीं कहते हो। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि हमारी जो देश है, देश की जो सोच है, अब उसकी सोच बदल गई है। रिफ्लेक्शन वाला नेचर हो गया है हमारे डेमोक्रेसी का।